नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी इंसैट संतोष गावंदे में। तो हम इकोनॉमी के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे और हमने लगभग हम लास्ट स्टेज में आ चुके हैं और आज थोड़ा सभी जो आगे टॉपिक थोड़े थोड़े शॉर्ट है और उनसे पीवाईक्यू भी थोड़े कम आ चुके हैं। तो फिर आज हम 3 टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले जनसंख्या वाला टॉपिक और जनसंख्या और जनसांख्यिकी ये टॉपिक उठाएंगे। फिर उसके बाद हम रोजगार और कौशल विकास का टॉपिक उठाएंगे। फिर उसके बाद गरीबी और विकास वाला टॉपिक उठाएंगे। देखिए, इन टॉपिक से 2025 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये टॉपिक इस टॉपिक का जब हम एनालिसिस करेंगे तब आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि ये टॉपिक किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो करंट में योजनाएं वगैरह चर्चा में रहती है, करंट में जो गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे से कदम उठाए, जो रोजगार या बेरोजगारी के संदर्भ में कुछ डाटा वगैरह प्रकाशित होता है, तो उनके संदर्भ में आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो वो पार्टिकुलर साल में, पार्टिकुलर ईयर में वो टॉपिक या फिर वो योजनाएं चर्चा में थी, तो उसी के अनुरूप वो योजनाएं बाकी यूपीएससी में पूछी गई, तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। इस साल जो योजनाएं वगैरह चर्चा में रहेगी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे आज के टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जनसंख्या और जनसांख्यिकी इस टॉपिक की पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। जहाँ पर 2024 का पहला क्वेश्चन यह था, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट, इसकी यहाँ पर सीधे तौर पर परिभाषा पूछी जा रही है। तो एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर पैदा हुए बच्चों की संख्या। देखिए, ये तो यहाँ पर नहीं होता, ये एक तरीके से इसकी परिभाषा का पूरी तरीके से यहाँ पर अनुपात के बारे में बता रहा है। ये किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति द्वारा अपने जीवन काल में पैदा हुए बच्चों की संख्या। देखिए, नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हर दंपति को बच्चा पैदा ही हो ऐसा भी नहीं है ना। इसी कारण यह भी इसका सटीक तरीके से क्या कहते हैं, व्याख्या नहीं करता है। जन्म दर में मृत्यु दर का घटाया जाना, जी नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके दर निकाल, लेकिन जो लास्ट हमारा ऑप्शन है, एक महिला द्वारा अपनी प्रजनन आयु के अंत तक जीवित जन्मों बच्चों की औसत संख्या, ये इसकी सही व्याख्या करता है। देखिए, प्रजनन आयु क्या होती है, जब क्या कहते हैं, महिला वह एक बच्चा पैदा करने की उम्र में आ जाती है और फिर जब तक वो बच्चा पैदा करने में सक्षम है, तो ये उसकी प्रजनन आयु होती है। लगभग ये जो है, यह 15 से 15 आयु 15 साल से लेकर लगभग 49 आयु तक यह एक माना जाता है, प्रजनन आयु। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा डी हो जाता है। और 2000 जब ये डाटा प्रकाशित हुआ था, 2019-21 में हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगभग 2.0 थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते आगे। किसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जा सकता है। सामाजिक पूंजी, देखिए, हम मानव पूंजी, कार्यशील पूंजी, लेकिन एक सोशल कैपिटल भी होती है। तो सोशल कैपिटल में क्या होता है, समाज का वह हिस्सा होता है जो एक साथ काम करता है और जिसमें समाज में प्रभावी ढंग से उसमें काम कर पाए। तो वही ये समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर होता है, वो सामाजिक पूंजी होती है। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीवीटीजी। 2019 में पीवीटीजी थोड़े से चर्चा में रहा था। तो पीवीटीजी 18 राज्यों और एक यूटीज में रहते, जी बिल्कुल सही, ये बात सही है। स्थिर या घटती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है, जी बिल्कुल सही, ये भी इसका सही आंसर है। देश में अब तक आधिकारिक तौर पर 95 पीवीटीजी अधिसूचित है। देखिए, 95 नहीं है, 75 है। ठीक, इसी कारण तीसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। इस इरुलर और कोंडा रेड्डी जनजाति को पीवीटीजी की सूची में शामिल कर दिया। देखिए, 2018 में, सॉरी 19 में ये थोड़ा चर्चा में था, तो ये भी इसका सही आंसर है। 1, 2 और 4 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये सी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को एक प्रक्रिया के रूप में बेहतर ढंग से समझाया जा गया है। जो यहाँ पर हमें मानव पूंजी के सही तरह पर व्याख्या पूछी जा रही है। किसी देश के व्यक्तियों को अधिक पूंजी संचय करने में सक्षम बनाता है। देखिए, केवल पूंजी संचय या फिर धन के संचय से यह काम नहीं होता है। आपके पास उसके लिए पर्याप्त कौशल भी होना चाहिए, उसमें उद्यमिता वाला कोच आपको होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर नहीं है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना, जी बिल्कुल सही, ये इसका
अगर इसमें उनके पास ज्ञान रहेगा, कौशल रहेगा, क्षमता उनमें रहेगी, तो वो निश्चित तौर पर एक मानव पूंजी के रूप में कार्य कर पाएंगे। भले उनके पास क्या कहते हैं, वो किसी जगह पर प्रवासन करके भी काम कर सकते हैं। मूर्त धन का संचय, देखिए मूर्त धन का संचय होने के कारण ये मतलब ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर यह सिक्योरिटी नहीं ना, यहाँ पर एक गारंटी तो नहीं है कि जो मूर्त धन का संचय वो सभी के पास हो, वो समाज के किसी एक वर्ग के पास भी हो सकता है। इसी कारण ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता है। अमूर्त धन का संचय, देखिए अमूर्त धन जो मतलब देखा जा सकता नहीं, बस महसूस किया जा सकता है, वो इसमें क्या आता है, इसमें आता है एजुकेशन, शिक्षा आता है इसमें, इसमें आता है उसके बाद स्वास्थ्य, आपकी स्वास्थ्य सेवा की हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सर्विस कैसी आपकी, उसके बाद उसमें मानव विकास किस तरीके से है, मानव विकास ये इसमें आ जाता है। तो एक और सॉरी 2 और 4 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जनसांख्यिकी लाभांश का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए भारत में यही तो है, भारत के पास जो कार्यक्षम जनसंख्या है, एक युवा वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन वह अनस्किल्ड है, यही तो दिक्कत है। तो वही भारत को कौशल विकास को आगे बढ़ावा देना चाहिए, यही इसका सही आंसर हो जाता है। आर्थिक विकास से जुड़े जनसांख्यिकी संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट चरणों पर विचार कीजिए। ये मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, किस तरह में यहाँ पर हमें क्रम लगाने के लिए कहा गया है। तो इसका जो क्रम रहेगा वो उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, जी बिल्कुल सही है, पहली स्टेज रहती है। फिर उसके बाद रहता है कम मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, जी बिल्कुल, क्योंकि देखो हेल्थ फैसिलिटी बढ़ जाती है, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, इसी कारण मृत्यु दर तो कम हो जाती है लेकिन जन्म दर भी बढ़ जाती है। इसी कारण दूसरे नंबर पर हमारा ये आ जाएगा। फिर कम मृत्यु दर और कम जन्म दर, ये हमारे तीसरे, देखिए फिर एक लिमिट के बाद लोगों में क्या कहते हैं, थोड़ी सी सज्ञानता आ जाती है। फिर वो अपना विकास करने के लिए या फिर अपने खुद को इंडिपेंडेंट फील करने के लिए वह मतलब क्या कहते हैं, बच्चों को जल्दी उनकी प्लानिंग नहीं कर, जैसे कि जापान में आजकल है। तो क्या कहते हैं, 2 3 1 ये इसका सही आंसर हो जाता है। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जाता है, इसका कारण क्या है? तो हमारे पास वही जो कार्यबल है, युवा वर्ग है, 15 से 64 वर्ग के बीच इसकी उच्च जनसंख्या, इसी कारण हमें यह माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वही, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन इतने रिलेवेंट नहीं रहते, इसी कारण हम 2011 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ जाते हैं, जहां पर हम गरीबी विकास और स्वास्थ्य शिक्षा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए इस टॉपिक से 2025 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था, सीधा 2024 के क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री, देखिए इस टॉपिक में मैंने जब इसका पूरा 30 सालों का एनालिसिस किया, तब मैंने ये पाया, थोड़ा सा ये मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पर जो योजनाएं उस साल में चर्चा में रहती, तो उसके बारे में पूछा जाता है। आप यहाँ पर देख पाओगे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करने के लिए कहा गया है। यह योजना गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में महिलाओं को प्रसूति पूर्व देखभाल सेवाओं में न्यूनतम पैकेज और किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव के 6 महीने के बाद स्वास्थ्य सेवा देखभाल की गारंटी देती है। जी बिल्कुल सही, इसका ये सही आंसर है। फिर उसके बाद है, यह योजनाओं के तहत इस योजना के तहत कुछ विशिष्टताओं के निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के पास सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवाओं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से काम कर सकती है। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। देखिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये शुरू किया गया था, इसमें सभी गर्भवती महिलाओं को और उसके बाद सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उनको दी जाती थी। गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्ण देखभाल भी उनको प्रदान किया जाता था। इसका आंसर जो है वो 1 और 2 हमारे यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली काफी हद तक सीमित निवारक, प्रचार और पुनर्वास देखभाल के साथ उपचारात्मक देखभाल पर केंद्रित थी। जी बिल्कुल सही, स्वास्थ्य देखभाल वितरण के लिए भारत के विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के तहत राज्य मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ केंद्र अगर उनको निर्देश देता है, वो उनके अनुसार भी काम करते हैं। अगर केंद्र को ही योजना चलता है तो वो स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में उनकी योजना भी प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाती है। लेकिन ये क्या कहते हैं, प्रभावी रूप से जिम्मेदार है, इसी कारण ये दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं, लेकिन इसी कारण हमारा जो आंसर है वो बी यहाँ पर सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है।
जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित का तुम विचार करना है। तो ये इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य राज्य स्वास्थ्य विभागों का एक सुनिश्चित मातृत्व स्वास्थ्य, ये बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृत्व व नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना, जी बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, जी बिल्कुल सही इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य 1 वर्ष तक की उम्र के बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर दी। देखिए 1 वर्ष के तक की उम्र के बीमार शिशुओं को नहीं, देखिए इसका ये उद्देश्य नहीं था। इसके कारण यहाँ पर 3 कथन सही हो जाते हैं हमारे। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत किए जा रहे हस्तक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्री स्कूल बच्चों और किशोरों गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधी कैल्शियम अनुपूरक प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर मतलब जो कैल्शियम नहीं, क्या कहते कैल्शियम नहीं दिया था यहाँ पर दिया था फ्लोलिक एसिड से क्या कहते सप्लीमेंट यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यह बच्चों के जन्म के समय 1 सेकेंड, यह बच्चे के जन्म के समय देरी से गर्भनाल को जोड़ने का अभियान चलाता है, जी बिल्कुल सही। यह बच्चों और किशोरों को समय समय पर कृमि मुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जी बिल्कुल सही। और उसके बाद यह मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्थानीय क्षेत्रों में एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों को संबोधित करता है, जी बिल्कुल सही। यहाँ पर तीनों को तो यहाँ पर सही हो जाते हैं हमारे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है हमें। निजी और सार्वजनिक अस्पतालों को इसे अपनाया जाए, जी नहीं। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को यहाँ पर अपनाना है। चूंकि इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना है, इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अंततः इसका हिस्सा बनना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, अनिवार्य तौर पर तो नहीं है, पूरे देश में इसकी निर्बाध पोर्टेबिलिटी है, जी बिल्कुल सही। इसका तीसरा कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। भारत स्वच्छता गठबंधन स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है और इसे भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। देखिए ये कथन गलत इसलिए यहाँ पर ही इसलिए होता है क्योंकि इसको जो फंडिंग है, इसको फंडिंग जो है डब्ल्यूटीओ के तहत इसको फंडिंग नहीं की जाती है। इसको जो एनजीओ है और अन्य सहकारी संस्थाएं उसको फंडिंग करती है। राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान भारत सरकार में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है और शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करता है। देखिए ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ये इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका शीर्ष निकाय तो नहीं है। इसी कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है और हमारे यहाँ पर आंसर जो है वो डी यहाँ पर सही हो जाता है। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना किसके साथ की गई है? मतलब इसके बारे में हम जब नीति आयोग पढ़ते हैं तब उस खूब चर्चा करते हैं इसमें। तो नीति आयोग की तरह इसकी स्थापना कर दी गई है। भारत में किसी दिए गए वर्ष में कुल राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य की तुलना में अधिक होती है। मतलब इसका कहना है कि जो गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन है वो राज्य अलग अलग है। तो उसका कारण क्या है? तो गरीबी दर राज्य अलग अलग होती, जी नहीं। इसका मतलब कारण यही नहीं है। मूल्य स्तर राज्य अलग होता है, जी बिल्कुल से इसका सही कारण यह है क्योंकि देखिए किसी वस्तु का, देखिए भारत में जो क्षेत्रीय असमानता है, उसके बाद भारत एक विविधता वाला देश है और वहाँ पर कृषि की पद्धतियाँ भी अलग हैं। जो उत्पाद किसी राज्य में होता है वही उत्पाद सेम अन्य राज्य में हो जाए ऐसा नहीं है। मोटे अनाज का ज़्यादा उत्पादन दक्षिण भारत पश्चिम भारत में किया जाता है, वही जो उत्तर भारत है वहाँ पर गेहूँ चावल का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। दालों का उत्पादन इस साइड मध्य भारत, उसके बाद पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में किया जाता है। दालों का उत्पादन थोड़ा नॉर्थ इंडिया में कमी किया जाता है। इसी कारण वहाँ पर थोड़ा ये जो दालें मोटे अनाज है, ज्वार बाजरा थोड़ी महंगी मिल जाती है, यहाँ पर थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो इसी कारण मूल्य जो है, किसी वस्तु का मूल्य राज्य अलग होता है, इसी कारण वहाँ पर गरीबी रेखा की तुलना भी अलग होती है। तो इसी हमारा जो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो मूल्य बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगर बाकी ऑप्शन के बारे में देख लिया जाए, सकल राज्य उत्पाद राज्य दर राज्य अलग होता है, जी नहीं, ये भी इसका कारण नहीं है। ये तो अलग होता है, लेकिन फिर बाद में हम क्या कहते हैं, जब हम फाइनेंस कमीशन गठित करते तो हम टैक्स का बंटवारा जीएसटी बंटवारा तो फिर समान कर देते हैं ना।
पीडीएस गुणवत्ता राज्य अलग है, राज्य अलग है जी, ऐसा नहीं। पीडीएस की जो गुणवत्ता है, देखिए एफसीआई इसका क्या कहते हैं खरीद करता है, और फिर देखिए उच्च गुणवत्ता वाला ही खरीद किया जाता है, तो इसकी गुणवत्ता में अलग होगा ऐसा इसका कारण नहीं हो सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल गरीबी रेखा से नीचे नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवार सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करते हैं जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो बीपीएल है, बीपीएल एपीएल, बीपीएल मतलब बिलो प्राइवेट लाइन, एपीएल मतलब अबव प्राइवेट लाइन, ये दोनों भी इसके लिए पात्र है। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की सबसे बड़ी महिला 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की परिवार की मुखिया होगी जी, बिल्कुल सही। उसी के नाम पर राशन जारी किया जाता है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद 6 महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी टेक होम राशन प्राप्त करने के लिए हकदार है। देखिए ये 6 महीने के बाद ये इस पर प्रावधान सही नहीं है, बाकी प्रावधान यहाँ पर सही है। इसी कारण हमारा जो आंसर है वह बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य है? तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता पैदा करना जी, बिल्कुल सही। छोटे बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अनीमिया की घटनाओं को कम करना जी, बिल्कुल सही। मोटे अनाज, बाजरा और बिना पॉलिश किए गए चावल की खपत को बढ़ावा देना जी नहीं, ये इसका नहीं है। पोल्ट्री, अंडे की खपत को बढ़ावा देना जी नहीं, एक और दो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। विद्यांजलि योजना किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए मैंने कहा ना कि थोड़ा जो करंट में योजना चलती है तो वो ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसका जो वही उद्देश्य है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक मौद्रिक योगदान को प्रोत्साहन देना जी, बिल्कुल सही। देखिए अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो विद्यांजलि पोर्टल पर जाकर आप अपना एक वहाँ पर अपना खुद को क्या बोलते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके आप अपने क्षेत्र के स्कूल को चुन भी सकते हैं। मतलब अगर कि कहीं पर जरूरत हो तो आपको डायरेक्टली मेल आ जाता है कि आप यहाँ पर आ जाइए। हमारे यहाँ पर इसका आंसर जो है वो केवल 3 यहाँ पर सही हो जाता है। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा प्रणाली और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर 100% साक्षरता हासिल करना जी नहीं, ये इसका तो उन्नत भारत, इसका तो यह क्या कहते हैं उद्देश्य नहीं है। उपयुक्त उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, यही इसका सही क्या बोलते हैं उद्देश्य है। भारत सरकार की एक पहल है स्वयं, इसका उद्देश्य क्या? तो वही नागरिकों को मुफ्त और सस्ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये इसका सही आंसर है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए थी? तो ये इसका उद्देश्य SC ST महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, यह सीडीबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है। यहाँ पर इसका सही आंसर 2, 1, 2 दोनों सही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है? तो यह एक बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण के लिए इसको शुरू कर दिया गया था। राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है, तो इसका क्या है? तो यह वही मैनुअल स्केवेंजिंग की प्रथा को खत्म करना और मैनुअल स्केवेंजरों को पुनर्वास करना, ये इसका सही आंसर है गरिमा। देखिए मतलब ये थोड़ा फैक्ट बेस में इसको बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा न करते हुए सीटेक इसका जो आंसर है उसके ऊपर हिट कर रहा हूँ। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIF केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक क्या बोलते हैं स्वायत्त निकाय है जी, बिल्कुल सही। NIF अत्यधिक उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में अत्यधिक उन्नयन वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल जी नहीं, इसका ये नहीं है। इसका जो आंसर केवल एक यहाँ पर सही हो जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने में कैसे मदद करती है? तो यह वही गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय सहयोग सुनिश्चित करती है और गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित निधियों के प्रभावी उपयोग पर नजर रखती है और उसे सुनिश्चित करती है। इसका 3 और 4 पास इसका सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार करना है। उसमें से हमें आशा एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काम है। तो प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा में ले जाना जी, बिल्कुल सही।
गर्भावस्था का जल्द पता लगाने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग करना जी बिल्कुल सही। पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी देना बिल्कुल सही। बच्चों की डिलीवरी का संचालन करना जी नहीं, ये इसका काम नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स का काम रहता है। इसी कारण 1 2 3 ये हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण गरीबों और आजीविका विकल्पों में सुधार कैसे करना चाहता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग और कृषि व्यवसाय केंद्र स्थापित करके जी बिल्कुल सही। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करके और कौशल विकास को बढ़ावा देकर जी बिल्कुल सही। किसानों को मुफ्त बीज उर्वरक जल पंप सेट और सूक्ष्म सिंचाई उपकरण की आपूर्ति करके जी इसका जो आंसर है वो सही, यहाँ पर तीनों यहाँ पर सही आंसर है। यदि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को सही ढंग से और पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा तो हमारा देश किस तरीके से प्रभावित होगा। तो शहरी क्षेत्रों में पानी की जरूरतों का एक हिस्सा अवशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के माध्यम से पूरा किया जाएगा जी बिल्कुल सही। पानी के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोतों वाले तटीय शहरों की पानी की आवश्यकताओं को उपयुक्त तकनीकों को अपनाकर पूरा किया जाएगा जो समुद्र के पानी का उपयोग करने की अनुमति देता है जी बिल्कुल सही। हिमालयी मूल की सभी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ा जाएगा जी ऐसा नहीं है, ये इम्पॉसिबल भी है। किसानों द्वारा बोरवेल खोदने, भूजल खींचने के लिए मोटर और पंप सेट लगाने पर होने वाले खर्च की पूरी तरह सरकार द्वारा जलापूर्ति और दूसरी प्रतिपूर्ति की जाएगी जी नहीं, इसके तहत ये भी नहीं आता। 1 और 2 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। 2011 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार की समावेशी विकास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो वही स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, एमएसएमई को बढ़ावा देना और शिक्षा का अधिकार को बढ़ावा देना, तीनों यहाँ पर इसका सहायता करते हैं। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार करना है हमें। योजना के तहत बीमित सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार के क्या कहते हैं परिवार का मुखिया या परिवार कमाने वाला सदस्य होना चाहिए जी बिल्कुल सही। बीमित व्यक्ति की आयु 30 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए जी ऐसा नहीं है, लगभग यह 18 से 65 वर्ष के बीच चलता है। कक्षा 9 से 12 के बच्चों को पढ़ने वाले बीमित लोगों को मुफ्त छात्रवृत्ति प्रदान करता है जी बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। चलिए तो फिर हमने लगभग ये 2011 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं, हमारा जो है रोजगार के संदर्भ में, रोजगार और कौशल विकास वाला टॉपिक। देखिए इसमें 2024 में पहला क्वेश्चन आया था, थोड़ा 1 सेकेंड। छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। योजना में नामांकन करने के लिए प्रवेश आयु 21 से 40 वर्ष है जी बिल्कुल जी नहीं, इसका सही आंसर ये नहीं है। 21 से 40 नहीं, 18 से 40 है, 18 से 59 60। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा जी बिल्कुल सही। योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3000 की प्रति माह पेंशन मिलेगी जी बिल्कुल सही। पारिवारिक पेंशन प्रति पति या पत्नी या अविवाहित बेटियों के लिए लागू होगी जी नहीं, अन्य भी अगर उसके उत्तराधिकारी उनको भी लागू हो सकती है। दूसरा हमारे यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर हमारा कथन सही है।
2021 का क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। सभी आकस्मिक कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि कवरेज के हकदार है? जी नहीं, सभी नहीं है। सभी आकस्मिक कर्मचारी नियमित कार्य घंटे और ओवर टाइम के भुगतान के हकदार है? जी बिल्कुल सही। सरकार एक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा? जी बिल्कुल सही। 2 और 3 हमारे यहाँ पर कथन सही हो जाता है। निम्नलिखित का विचार करना है हमें। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश और केंद्रीय संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार यदि निश्चित अवधि के रोजगार के नियम लागू कर किए जाते हैं तो फर्मों या कंपनियों के लिए श्रमिकों को निकालना आसान हो जाता है? जी बिल्कुल सही। अस्थायी कामगार के मामले में रोजगार समाप्ति की कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी? जी बिल्कुल सही। यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है? जी नहीं, यह जो है लगभग क्या बोलते हैं, कौशल व उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना है। यह अन्य बातों के अलावा सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के में प्रशिक्षण प्रदान करेगा? जी बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य देश में अनियमित कार्यबल की दशाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को अनुरूप बनाना है? जी बिल्कुल सही। 2 और 3 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है हमें। NSQF के तहत एक शिक्षार्थी केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही योग्यता के लिए प्रमाणन प्राप्त कर सकता है? जी नहीं, अन्य भी इसमें प्रावधान है। NSQF के कार्यान्वयन से अपेक्षित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा की भी गतिशीलता है? जी बिल्कुल सही। इसका जो आंसर है बी हमारा सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय करियर सेवा के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। राष्ट्रीय करियर सेवा भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत एक पहल है? जी नहीं, यह जो है वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय की यह पहल है। देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड में राष्ट्रीय करियर सेवा की क्या कहते हैं, करियर सेवा शुरू कर दी गई? जी नहीं, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक अलग से डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका आंसर जो डी हो जाएगा। पूर्व शिक्षण योजना की मान्यता का उल्लेख कभी कभी समाचार में देखा जाता है, तो वो किसके लिए जाता है? वही पारंपरिक चैनलों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल को प्रमाणित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छिपी बेरोजगारी का क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है? मतलब वही कि क्या बोलते हैं, श्रम की सीमांत उपयोगिता शून्य है। मतलब छिपी बेरोजगारी यह है कि आवश्यकता से अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं, एक्चुअल में उसमें से जितने अनावश्यक लोग उसमें से हट जाते हैं तो अभी उत्पादन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप आमतौर पर यह जो है वो खेती में दिखती है। यहाँ पर बाकी है कि होटल, रेस्तोरां, मोटर परिवहन उपक्रम, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, तो ऊपर में से कितने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त कर सकते? तो ये चारों भी यह प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनरेगा, अब इसका नाम बदलकर जी राम जी का कर दिया गया है, के तहत प्राप्त है? तो वही सभी घर के वयस्क सदस्य के लिए प्राप्त है। 2008 देखिए, अब डायरेक्टली मतलब अब ये इस देखिए जो करंट में योजना चल रही थी उसी के अंडर भी क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो उस योजना का नाम क्या है जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक व्यवसाय में महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करता है? तो वही स्वावलंबन इस योजना का नाम था, वो उस टाइम चर्चा में थी। तो आज करंट में जो योजना चर्चा में रहती है आप उसके ऊपर ध्यान कीजिए और उस टॉपिक से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपने देख लिया, और उससे किस हिसाब से आप उस योजना को तैयार कीजिए, उनका मंत्रालय, उनका उद्देश्य क्या है, इसके अंदर आप स्ट्रेटेजी आगे अपनाइए। अब चलिए, तो फिर कल हम इस इकोनॉमी की जितने हमारे PYQ हैं उनको कल की क्लास में पूरा करेंगे। फिर हम इन्वायरमेंट की PYQ शुरू करेंगे, और जहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट तो वो भी थोड़ा करंट बेस्ड रहता है लेकिन इकोनॉमिक जितना नहीं रहता, इससे कारण वहाँ पर हम पूरा 30 सालों का इकोनॉमिक का इन्वायरमेंट का PYQ का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए मिलते कल के सेशन में। आप सभी का इस सेशन तक यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।